हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। प्रीवियस वीडियो में हमने केपलर्स लॉ देखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे लॉज हमने क्लियर करे थे। उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि किस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं, किस स्पीड में रिवॉल्व करते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फॉल की एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूं विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो हमारे टॉपिक फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। अब फ्री फॉल ऐसा टर्म है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने? चैप्टर मोशन में पढ़ा है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे हम फ्री फॉल के, और उसमें अगर गए भी थे तो एक दो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, है ना। तो आज हम देखते हैं कि फ्री फॉल एक्चुअली में होता क्या है। देखो, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ जो हमने प्रीवियस चैप्टर मोशन में लिया था, जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। उसमें हमने क्या देखा था कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप किया जा रहा है, थ्रो नहीं किया जा रहा है। जब आप थ्रो करते हो ना किसी चीज़ को तो उसमें आप अपना फोर्स एक्सर्ट करते हो, लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप की, यानी कि मैंने उसको सिर्फ छोड़ा है बिल्डिंग के टॉप से। मैंने उस ऑब्जेक्ट को, सपोज एक बॉल है, उसको मैंने क्या करा है, छोड़ा है बिल्डिंग के टॉप से, है ना। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक वेलोसिटी के साथ वो नीचे आता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं ऊपर से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। और इसका रिवर्स, इसका ऑपोजिट क्या है? जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है, नॉन ज़ीरो नहीं होती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, ड्रॉप किया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब ज़रा आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप एक GIF देख रहे होंगे, एक पर्सन जो है नीचे की तरफ जा रहा है ना। अब वो जब गिर रहा है, नीचे फॉल हो रहा है, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अभी तक हमने 2 ही फोर्सेस देखे हैं मेन। एक क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अर्थ जो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक लिविंग बॉडी पे, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्सर्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। और एक फोर्स हमने पढ़ा है फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन भी कहाँ लगता है? मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उस पर सबसे पहला फोर्स लगाएगा कौन? अर्थ लगाएगी। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा? वो हम बोलते हैं ग्रेविटी। इसके बाद में हम बोलते हैं कि जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो एक फ्रिक्शन लगता है। अब जो कि अभी ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आया है, तो अर्थ तो फ्रिक्शन, ग्राउंड तो फ्रिक्शन लगाने नहीं वाला। अभी वो ऑब्जेक्ट गिर ही रहा है, हवा में है, तो फ्रिक्शन कौन लगाएगा? एयर लगाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, जो कि किस डायरेक्शन में होता है? मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट में होता है। तो इसे मैं नाम दे देती हूँ क्या? एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, रेजिस्ट करना, रोकना। तो एयर क्या करेगी? बॉल को नीचे गिरने से रोकेगी, और जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी? बॉल को ग्राउंड की तरफ खींचेगी। इतना क्लियर है? अब एक सेकेंड के लिए मैं आपसे बोलूँ कि ये जो एयर रेजिस्टेंस है ना, इसको हम निग्लेक्ट करते हैं। हम बिल्कुल देखते ही नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस नाम का कोई फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो अब आप ज़रा मुझे बताइए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के गिर रहा है नीचे। तो ये जो पूरी फॉलिंग हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। अभी तक हमने मोशन चैप्टर में जब हम फ्री फॉल के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे थे, उसके हमने ग्राफ भी देखे थे। तो फ्री फॉल में अभी तक हमने सिर्फ इतना ही जाना था कि हाँ भाई, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से जो है नीचे फेंका जा रहा है, एंड दैट इज़ फ्री फॉल। लेकिन अब हम फ्री फॉल की एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकते हैं कि एक ऐसा फॉल किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, जो कि केवल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरता है, तो उसके ऊपर
सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, जो अर्थ लगा रही होगी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी। और इसी फॉल को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। तो अब फ्री फॉल की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ with no other force acting on it and such body is called freely falling body। कोई भी हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब एक बॉडी नीचे गिरती है तो एक एयर फ्रिक्शन भी लगता है, एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, एयर रोकती है बॉडी को नीचे गिरने से। लेकिन अगर हम उस एयर फ्रिक्शन को अवॉइड कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, हम उसको देखें ना कि एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि एक बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स जब वो ऊपर से लेके नीचे गिर रही है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगता है, ग्रेविटी लगता है। और इसी फॉल को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। इतना क्लियर है? आई होप आपको फ्री फॉल जो टर्म है उसका मतलब समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अभी हमने ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, यानी कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास है ये एक ब्लॉक, इस ब्लॉक पे अगर मैं कंटिन्यूसली फोर्स जो है लगाती जा रही हूँ, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करनी है, या अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कैसे? बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, उसके मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो भाई जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ आएगा। एक्सेलरेशन अगर मेरा ज़ीरो हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने ये समझा है प्रीवियस चैप्टर में कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कोई उसको अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए किसी एडिशनल या एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं इस ब्लॉक को कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते हुए, यानी मैं इसको पे कंटिन्यूसली पुश करते हुए आगे की तरफ इसको मूव करा रही हूँ। एक होता है कि बस एक पुश कर देना, धक्का दे देना, और ऑब्जेक्ट अपनी जो भी फोर्स करने से जो भी उसकी वेलोसिटी उसने गेन करी है तो वो आगे मूव करेगा और फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाएगा। लेकिन अभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंटली क्या कर रही हूँ, ब्लॉक को धक्का देते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो जब मैं कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली फोर्स डालूंगी तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी। इस पॉइंट पे समझ लो यहाँ पे हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे पॉइंट पे जब ये गई तो इसकी वेलोसिटी हो गई क्या, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी हो रही है चेंज। और जहाँ हम बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है वहाँ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण हम इसको इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। अभी हमने क्या बोला, हम कंटिन्यूसली उसको धक्का दे रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन है। और अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ कि कंटिन्यूसली मैं इस पर क्या कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, अगर फोर्स होगा तो यानी कि एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज होगी। इतना क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब हम कंटिन्यूसली किसी ऑब्जेक्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हुए उसको मूव कराएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो चेंज होगी, जिसके कारण एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखो, फ्री फॉलिंग बॉडी के एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ जब तक कि उसके सरफेस पे है ना, जब तक कि अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए तब तक अर्थ क्या करती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती जाती है। अगर आप जंप करते हो, जंप करके आप सीधे नीचे की तरफ ग्राउंड पे लैंड होते हो, क्यों? क्योंकि जब आप हवा में रहते हो तब अर्थ क्या करती है, आपको कंटिन्यूसली क्या करती है, पुल करती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कब तक करेगी, जब तक कि आप नीचे ना आ जाओ। उसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ गिरता है, फॉल होता है, तो
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, दैट इज ग्रेविटी, वो क्या करेगी, तब तक लगेगी जब तक कि वो उस बॉल को अपनी तरफ या अर्थ पे तब तक वो आ ना जाए, तब तक उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी। यानी कि ग्रेविटी कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट पे लगती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर हाइट तक से 1 मीटर तक ग्रेविटी लगेगी, इसके बाद में जब अर्थ से उसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, जब वो 0.5 मीटर्स हो जाएगा तब ग्रेविटी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, अर्थ कंटिन्यूसली क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को खींचती जाएगी। जो खींचना का जो प्रोसेस है अर्थ का, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं। तो जब कंटिन्यूसली फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कि एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आता है। तो इस केस में भी तो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आएगा ना, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती ही जा रही है ऑब्जेक्ट पे। जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, उस पर कंटिन्यूसली एक फोर्स लगाती जा रही है अर्थ। इसी के कारण जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस होता है, जब फ्री फॉल होता है, तो उसका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम बड़ी ही इज्जत के साथ डिनोट करते हैं। इसे हम कहते हैं जी। कौन सा जी, स्मॉल जी। ठीक है, कहने को ये स्मॉल है लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी के साथ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला जा रहा है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना क्लियर है। देखो, इसको हमने स्मॉल जी से डिनोट कर दिया। और अगर अब हम इसे एक्सेलरेशन कह रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का हमने ऐसा यूनिट निकाला है, क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी तो क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, बस ग्रेविटी के कारण हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, अर्थ के एक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण हो रहा है। इसीलिए इसको नाम हम दूसरा दे देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन है तो ये एक्सेलरेशन, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद में जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट और द स्मॉलर मासेस। यानी कि ये जो स्मॉल जी है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिर रहा है, ग्राउंड पे गिर रहा है, उसके मास से इंडिपेंडेंट होती है। या किसी अगर हम एक बड़े मास का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और एक छोटा मास ले रहे हैं, तो जो छोटे ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, उस पर हमारा जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम करते हैं इस चीज़ को प्रूफ। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। हमको पता है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दिस फोर्स बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द स्टोन ड्यू टू विच स्टोन मूव डाउनवर्ड। अब ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और मैंने एक पर्टिकुलर हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया है, तो हमारी अर्थ क्या करेगी, कंटिन्यूसली उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, जिसकी वजह से पत्थर क्या होगा, स्टोन क्या होगा, अर्थ पे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। और कितना फोर्स लगाएगी, दैट फोर्स इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है, कैपिटल है M है मास का, अर्थ का मास। ठीक है, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। और स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है इस स्टोन का मास। और r स्क्वायर क्या है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने लिया है r। तो जब हम इसका फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब ये केस आपने समझ लिया। अब एक और केस देखो, एक और केस में क्या हो रहा है कि ये है हमारी अर्थ, इसका मास है कैपिटल M, इस पे छोटा सा स्टोन रखा हुआ है। ठीक है,
रखा हुआ है, लेकिन अभी भी तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही रही ना। अर्थ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती ही रहती है, कांस्टेंट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो भी उस पर लगाएगी, जब उसकी सरफेस पे आएगा तो भी उस पर लगाएगी, ठीक है। वो फोर्स कभी भी लगाना छोड़ती नहीं है। अब हमने क्या बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये वाला फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से क्या हुआ, देखो इक्वेट करने से हम बोलते हैं कि ये वाला फोर्स हो गया F इज इक्वल्स टू ma, और ये वाला फोर्स कितना हो गया, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। दोनों फोर्सेस को आपने इक्वेट कर दिया है। अब ज़रा देखो कुछ कट सकता है क्या, स्मॉल m से कट गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में क्यों आया है, कि उसके मोशन में क्यों आया एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण आ रहा है। तो क्या मैं इस एक्सेलरेशन को स्मॉल g लिख सकती हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ हो गया हमारा स्मॉल g का फॉर्मूला डिराइव्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M और r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या था, स्टोन से लेकर, स्टोन का अर्थ से, अर्थ की सरफेस से लेकर के उसका डिस्टेंस, और साथ ही साथ g क्या था, ये तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये कैपिटल M क्या है, कैपिटल M था मास ऑफ अर्थ। जो हमने अभी पहले स्टेटमेंट देखा था ना कि जो स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इस g को इस स्टोन के मास से कोई मतलब नहीं है, उसको किससे मतलब है, बड़े ऑब्जेक्ट के मास से। यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अर्थ, तो अर्थ के मास से ही स्मॉल g को फ़र्क पड़ता है। इतना क्लियर आप सबको। तो इस तरह का डेरिवेशन अगर आता है आपको एग्जाम्स में करने के लिए, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है ना इस सेशन के लिए, तो हो सकता है जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं तो आपके टेस्ट में वो डेप्थ में आपको अब उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएं। तो अगर स्मॉल g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका डेरिवेशन क्या होता है, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप, एग्जाम्पल लेंगे कि एक स्टोन है वो अर्थ पे गिर रहा है, स्मॉल m मास का है, अर्थ का मास है कैपिटल M, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है स्टोन के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका फॉर्मूला लेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma, उसके साथ। तो इस तरह से स्मॉल m कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल स्मॉल g की आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो स्मॉल g है इसकी वैल्यू भी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू दी रहती है, और अगर नहीं दी है तो एक बार आप निकालना सीख लो। कैसे निकाल सकते हैं आप, जो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। फिर इसके बाद में कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मास कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। उसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, अर्थ के रेडियस से। यहाँ देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पड़ा है, अर्थ की सरफेस पे पड़ा है। तो हमने जैसे पहले भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा। डिस्टेंस कहाँ से हम लेंगे, अर्थ के सेंटर से लेंगे, यानी कि स्टोन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अर्थ के रेडियस के बराबर होगा। तो अर्थ का रेडियस कितना होता है भाई, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। वैल्यूज़ आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, आंसर आ जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है स्मॉल g की वैल्यू, ये हमेशा ही यही रहती है। अगर पूछा जाए कि भाई फॉर्मूला डिराइव करो, वैल्यू उसकी डिराइव करो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो वैल्यू है ना अर्थ के मास की और रेडियस की, ये वैल्यूज़ दी रहती हैं। तो आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करना होता है। इनफैक्ट आपको कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके नीचे बस ये आंसर लिख दो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपके। इज़ दैट क्लियर? आपको फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए और उस फॉर्मूले में अर्थ का मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, अर्थ का रेडियस, ये सब लिख दो और इस वैल्यू को याद रखो, नीचे आंसर में ये लिख दो। इतना क्लियर है आप सबको? तो
हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहले फ्री फॉल पढ़ा था। फ्री फॉल क्या होता है? एक ऐसा मोशन, एक ऐसी फॉल जिसमें कि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज़ ग्रेविटी, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के नीचे गिरता है, उसको हम कहते हैं क्या? फ्री फॉल। और उस केस में हम किसी भी फोर्स को किसी भी और मतलब ग्रेविटी को छोड़ करके किसी भी और फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। एयर रेजिस्टेंस भी हम नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के जब वो एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरेगा, दैट इज़ फ्री फॉल। ऐसा मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली जो है ना उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती जा रही है, जिसकी वजह से जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी हो रही है चेंज, उसमें आ रहा है एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम बोलते हैं क्या? स्मॉल जी। स्मॉल जी का आप फॉर्मूला इस तरह से डिराइव कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको भी आप याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमें ये जो जी की वैल्यू है वो 10 बोलता है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए बोला जाता है, लेकिन असली जो वैल्यू है जी की वो आप यही वाली ध्यान रखेंगे। इज़ दैट क्लियर? अब देखो, हमने फ्री फॉल पढ़ लिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया। अब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी दो GIF, ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट GIF देखो, यहाँ पे हम फेदर्स को और बॉल को, एक जो बॉलिंग बॉल होती है वो हम ले रहे हैं। दोनों को हमने क्या किया? बेसिकली ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल है। हमने क्या किया है? ऊपर से दोनों को ड्रॉप किया है। तो जब हमने ड्रॉप किया, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बॉलिंग बॉल जो काफ़ी हैवी होती है और उसके साथ मैंने लिए हैं कुछ फेदर्स और दोनों को छोड़ा है एक पर्टिकुलर हाइट से, तो नीचे कौन आएगा सबसे पहले? नीचे आप बोलोगे ऑब्वियस सी बात है, कौन आएगा? बॉल आएगी। क्यों आएगी? उसका मास बहुत ज़्यादा है ना? कॉमन ये आंसर है बच्चों का कि अगर मैं बोलूँ कि फेदर्स को और एक बॉलिंग बॉल को मैंने सेम हाइट से सेम टाइम पे नीचे गिराया है, ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया है, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? तो बच्चे बोलते हैं कि बॉल। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। अब ये रहा दूसरा वीडियो, दूसरा GIF। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी बॉल और फेदर्स ही लिए गए हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे जब इनको नीचे छोड़ा तो दोनों सेम टाइम पे पहुँचे हैं। बॉल जल्दी नहीं आई अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि अगर बॉल का मास ज़्यादा है उसको जल्दी नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लोग सेम स्पीड के साथ आ रहे हैं और एक साथ नीचे आकर के बैठ गए ग्राउंड पे, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, इसमें पहले बॉल ही आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में मैंने आपको बताया था सिर्फ दो फोर्स लगते हैं। कौन सा? एक ग्रेविटी है ना, एक ग्रेविटी जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, और दूसरा क्या? फ्रिक्शन। जब हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। और अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, ये जो एग्जाम्पल है इस केस में क्या हो रहा है कि ये वैक्यूम है, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये दोनों को फॉल कराया जा रहा है, दोनों को ड्रॉप किया जा रहा है। वैक्यूम मतलब क्या? वैक्यूम मतलब कि एयर एब्सेंट है। अब जब एयर एब्सेंट रहेगी तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बताया ना मैंने आपको, जब एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो एयर रेजिस्टेंस लगती है ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन और ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ। लेकिन अगर मैं एयर को ही गायब कर दूं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के नीचे गिरेगा। और अभी अभी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? कैपिटल G m/r²। ये m क्या है? बड़े ऑब्जेक्ट का मास, और इस केस में बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ है। अर्थ पे आकर के, ग्राउंड पे आकर के दोनों गिर रहे हैं। तो क्या हमारा स्मॉल g इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के मास पे डिपेंड करता है? नहीं करता। अभी अभी हमने फॉर्मूले से देखा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, दोनों के ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो, और जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके मास पे। यानी कि अगर मैंने वैक्यूम कंडीशन डाल दी है, एयर हटा दिया है पूरी तरीके से, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही, तो क्या होगा? दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ एक साथ नीचे आएंगे। और यहाँ क्या है? यहाँ पे एयर फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे वैक्यूम कंडीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? एयर प्रेजेंट है। एयर के प्रेजेंस के कारण क्या हो रहा है? फेदर्स, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और इसीलिए नीचे आने में वो थोड़ा टाइम ले रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस केस में जब हमने
एयर फ्रिक्शन हटा दिया था तो दोनों चीज़ें एक साथ नीचे आ रही थी और बहुत जल्दी से आ रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेदर्स को नीचे जाने से कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस रोक रही है, हवा रोक रही है। और ज़्यादा हवा फेदर्स को ही क्यों रोक रही है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से उसको नीचे जाने से कोई रोक रहा है, जिसके कारण वो ग्राउंड पे थोड़े देर बाद आ रही है एज़ कम्पेयर टू द बोलिंग बॉल। इतना क्लियर है आपको? तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल था फ्री फॉल का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि भाई जो स्मॉल जी है इसको छोटे मास के ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट ये नहीं रहता है, उससे इंडिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर हम ग्राउंड और स्टोन का केस ले रहे हैं तो ये ग्राउंड के मास यानी कि अर्थ के मास पे डिपेंडेंट होगा, स्टोन के मास से इसको कोई मतलब नहीं है। इज़ दैट क्लियर? तो इसी के साथ हम ये वीडियो करते हैं कंप्लीट, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फ्री फॉल और हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशंस देखेंगे। क्या वेरिएशंस होंगे ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब एक नज़र उन कोर्सेज और उन सिलेबस पे क्लास 4th टू क्लास 12th जिनका कंटेंट है रेडी, वीडियोस हैं आप तक अवेलेबल, तो जाइए उन्हें देखिए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।